जफरुद्दीन की ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के करबला ताज नगर में थी। ससुराल के पास में ही उसने अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनवा रखा था। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और इस समय वह नोएडा के पावर प्लांट में नौकरी कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी शहनाज, परवीन और 10 साल व 4 साल के बेटे रहा करते थे। इस तरह से 3 लोगों का परिवार, जो कि पटना का फुलवारी शरीफ का रहने वाला जफरुद्दीन था, अभी नोएडा में रह रहा था। दिनांक 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार जफरुद्दीन ने ईद अपने घर पर और अपने परिवार वालों के बीच मनाने का फैसला किया। इसलिए 1 मई को वह नोएडा से पटना अपने घर आ गया। घर काफ़ी दिनों से बंद था, इसलिए उसमें काफ़ी गंदगी थी। उसकी साफ सफाई की गई। देर शाम रोज़ा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए चला गया। वापस आने पर सभी लोगों के साथ बैठकर घर में उसने खाना खाया। फिर सभी लोग सोने के लिए चले गए। 2 मई की सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी मिली। बड़ा बेटा अपने ननिहाल गया और अपने पिता की लाश घर में पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद वहाँ के लोग और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। वहाँ पर भारी भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा था। संबंधित थाना फुलवारी शरीफ को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच चुके थे। ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 वर्षीय जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। लाश से कुछ दूरी पर खून से सना हुआ प्रेशर कुकर, यानी कि दोस्तों जो खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर, वह पड़ा हुआ था। हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाले उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया था। उससे उनको कुचल करके मारा गया था। दोस्तों, थाना प्रभारी इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए थे। रात 3 बजे उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो वह जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ उसने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते हुए देखा। वह अपने पति को बचाने के लिए 2 चोरों से वह भी भिड़ जाती है और जिस पर उन चोरों ने उसके गले की चेन निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं और उसे कोई नशीली चीज़ सूंघा देते हैं, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब होश आता है तो उसने अपने शौहर की लाश पड़ी हुई देखी थी। दोनों बेटों से पूछताछ भी की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तो सुबह 7 बजे आंख खुली। रात में क्या हुआ उनको कुछ भी पता नहीं चला। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का एक ही रास्ता था, फिर चोर कैसे घर में पहुंचे? इस सवाल पर शहनाज ने कहा कि हो सकता है रात में मेन गेट खुला रह गया हो। घर का सारा सामान घर में ही मौजूद था। शहनाज अपने गले की चेन ले जाने की बात कह रही थी। चोर घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद केवल चेन ले जाए, ये विश्वास करने वाली बात कतई नहीं थी। दोस्तों, मामला लूटपाट का नहीं था। थाना प्रभारी समझ चुके थे। पूरा मुआयना और पूछताछ करने के बाद उनकी शक की सुई शहनाज परवीन पर चली गई थी, लेकिन बिना सबूत पर उस पर हाथ डालना सही नहीं था। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बेखटक अपने शौहर का दिया हुआ आईफोन थाना प्रभारी अहमद को दे दिया। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद वह थाने वापस आ गई। दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे कि उस घर में जहाँ पर पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर नाजायज़ रिश्ते की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ आपको प्रतिदिन अपडेट मिले तो हमारे चैनल जुर्म की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ प्रतिदिन सुनने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बेखटक अपने शौहर का दिया हुआ आईफोन थाना प्रभारी अहमद को दे दिया। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने उस मोबाइल को खंगाला तो कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मोबाइल के कुछ नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई तो भी कोई खास जानकारी हाथ से नहीं मिली। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उनको पता चल गया कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर झगड़ा होता रहता था।
उसकी वजह थी शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ 4 साल से रखे हुए था। 2 साल से शहनाज का पटना आना जाना बिल्कुल बंद था। थाना प्रभारी अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटों से पूछताछ की तो इस बार छोटे बेटे ने अपनी अम्मी के पास 2 मोबाइल होने की बात बताई। शहनाज ने दूसरे मोबाइल के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। इस पर उन्होंने शहनाज पर दबाव डाला और दूसरा मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल में जो सिम कार्ड था वह कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था। उस नंबर से जिस फोन नंबर पर बात की जाती थी वह नंबर भी कान्हे का था। यह जानकारी मिलने के बाद उन्हें मामला समझते देर नहीं लगी। मामला प्रेम प्रसंग का। इसके बाद 27 जून को थाना प्रभारी ने शहनाज परवीन और नन्हे उर्फ कमाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जफरुद्दीन की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने उस हत्या की बात स्वीकार कर ली थी। हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वह सुन करके आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। शहनाज जब कक्षा 6 क्लास में पढ़ रही थी उस समय उसकी उम्र 15 साल की थी। उसी के साथ कमाल उर्फ नन्हे भी पढ़ता था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती समय के साथ गहरी होती चली गई। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगता था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। धीरे धीरे दोस्ती की सीमा से आगे निकलने लगी थी। दोनों के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। यह बात दोनों महसूस भी कर रहे थे। वैसे तो दिल की हर बात बेहिचक एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अपनी चाहत की बात बताने में हिचक रहे थे। आंखों से साफ झलकने वाला प्यार जुबां से शब्दों के जरिए बाहर नहीं आ पा रहा था। प्यार करते हो तो उसे जताना भी होता है, यह बात दोनों जानते थे, लेकिन जुबां सांस नहीं दे रही थी। प्यार जब जोर मारता है, दिल में उमंगें उठती हैं, तो इंसान की बेचैनी भी बढ़ती है। यही बेचैनी इंसान को मजबूर कर देती है। इसी बेचैनी में एक दिन नन्हे की जुबां से प्यार के अनमोल शब्द बाहर आ ही जाते हैं दोस्तों। उस दिन शहनाज और नन्हे कमरे में बैठकर कोई रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में हीरो हीरोइन की ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी शहनाज और नन्हे की थी। फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार के मीठे बोल बोलता है तो नन्हे भी अपने प्यार का इजहार करने को मचल उठा। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसके हाथ पकड़ने से समझ गई कि आज नन्हे भी उसके से अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वह भी उस पल के लिए तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार कर हीरो हीरोइन गले लगे, वैसे ही नन्हे और शहनाज को अपने गले में लगा लिया था। शहनाज एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसके कानों में रस घोलने लगे। आई लव यू शहनाज। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी यही चाहती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शहनाज का मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था। शहनाज आंखें बंद किए नन्हे की प्यार भरी बातों का आनंद ले रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। नन्हे ने उससे पूछा और उसे खींचकर अपने से अलग किया तो शहनाज का चेहरा उसके सामने आ गया। उस समय उसके चेहरे पर हया के बादल साफ दिख रहे थे और आंखें शर्म से झुकी हुई थी। एकाएक शहनाज ने अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो कब से तुम्हारी होने की व्याकुल थी, इंतजार में थी। तुम जाने किस दिन मुझे अपने प्यार का इजहार करोगे और मेरे प्यार को कबूल करोगे। नन्हे, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। क्या तुम मेरी भी मोहब्बत कबूल करते हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है, 1000 बार कबूल है। तुम्हारी मोहब्बत से मेरी यह ज़िंदगी, मेरी यह जान है। यह सुनकर शहनाज नन्हे से लिपट गई। नन्हे ने भी शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके होठों को चूमकर अपने प्यार की मुहर लगा दी। उनका प्यार इस कदर बढ़ा कि पूरे स्कूल में उनके प्यार की चर्चा होने लगी। स्कूल प्रबंधन तक बात पहुंची तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद शहनाज घर में रहकर ही पढ़ाई करने लगी। दूसरी ओर नन्हे ने आगे की पढ़ाई नहीं की, बल्कि बिजली मिस्त्री का काम सीखने लगा, जिससे जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी तो शहनाज से निकाह कर सकेगा। दूसरी ओर शहनाज के घर वाले शहनाज के इश्क की खबर लगने के बाद उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दिए थे। उनका निकाह करने की तैयारी में लग गए थे ताकि बेटी को जल्दी जल्दी हाथ पीले कर दिए जाए और इस राह से उसे निकाला जा सके। जल्दी ही उनकी तलाश पूरी भी हो गई। शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए जफरुद्दीन पसंद आ गया था। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था
और उस समय सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। वह लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल गया था, अच्छा रिश्ता था। यह सोच कर के घर वालों ने शहनाज का निकाह उसके साथ में तय कर दिया। शहनाज बला की खूबसूरत थी। शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन के रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद नहीं था। जफरुद्दीन मौलाना था। नापसंदगी की वजह यह भी थी, वैसे भी वह नन्हे से प्यार करती थी, उसी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में ना चाहते हुए उसे जफरुद्दीन से निकाह करना पड़ा था। निकाह के कुछ समय बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला गया। शहनाज मायके में ही रहने लगी। मायके में रहते हुए अपने प्रेमी नन्हे से मिलती रही। दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी कायम हो गए थे। कहने को वह जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह प्रेमी नन्हे के साथ रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। 1 महीने पति के साथ तो 11 महीने प्रेमी के साथ पत्नी के रूप में रहती थी शहनाज। समय के साथ साथ शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान बनवा दिया। इसी मकान में वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शहनाज के साथ ही मकान में उसका प्रेमी नन्हे भी रहा करता था। नन्हे ने शहनाज का नाम शहनाज गिल रखा था। वह उससे कहता था कि वह उसे शहनाज गिल लगती है और उन दोनों का प्यार शहनाज गिल और सिद्धार्थ की तरह रहेगा। नन्हे ने शहनाज से अपने संबंध के कारण ही विवाह नहीं किया। वह पूरी तरह से अपने प्यार के लिए समर्पित था। दोनों का इश्क आखिर कब तक छिपता, क्योंकि दोस्तों इस तरह के अवैध रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं छिपते हैं और एक दिन भंडा फूटता ही है। एक दिन बड़े बेटे अब्दुल्लाह ने फ़ोन पर बात करते हुए नन्हे के बारे में अपने पिता को बता दिया, जिसके बाद जफरुद्दीन और शहनाज में काफ़ी झगड़ा हुआ। वैसे शहनाज अपने बेटों को पट्टी पढ़ाए रहती थी। उनसे कहती थी कि उनके दो दो पिता हैं। प्रेमी नन्हे को अपने बेटों से अब्बू कहलवाती थी। छोटे बेटे को तो वह नन्हे का ही मानती थी। दूसरी ओर जब शहनाज की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी तो वह बेचैन हो गया। बात तलाक तक पहुंच गई। शहनाज उससे तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस सब को देखते हुए जफरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। जफरुद्दीन 2 साल पहले सऊदी अरब से वापस आया और नोएडा में एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। वह शहनाज और दोनों बेटों के साथ नोएडा में रहने लगा। वहाँ रहते हुए शहनाज और नन्हे के बीच संपर्क बना रहा। दोनों फोन पर बात करते थे। शहनाज को वह पटना भी नहीं भेजता था। 3 मई 2022 को ईद थी। इस बार की ईद जफरुद्दीन ने अपने घर और अपनों के बीच मनाने का इरादा बनाया था। उसने सोच लिया था कि 2 साल का वक्त गुजरने के बाद शहनाज नन्हे को भूल चुकी होगी। उससे न मिल पाने पर उसके संबंध टूट गए होंगे। यही सोचकर उसने पटना में ईद मनाने का मन बना लिया था। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, और यह भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जफरुद्दीन के फैसले की जानकारी शहनाज को हुई तो वह बहुत खुश हो गई। उसने फ़ोन करके नन्हे से बात की और कहा कि इस बार ईद पर जफरुद्दीन घर आ रहा है। उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है, जिससे उसकी मौत के बाद दोनों एक साथ ज़िंदगी जी सकें। नन्हे खुश होते हुए इसके लिए तैयार हो गया। जफरुद्दीन परिवार के साथ नोएडा से दिल्ली आया और दिल्ली से पटना फ्लाइट से 1 मई के दोपहर में घर पहुंचा। घर की साफ सफाई की। रात में रोज़ा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया। इस बीच शहनाज ने प्रेमी नन्हे को बुलाकर अपने घर में छुपा दिया था। जफरुद्दीन रात 11 बजे घर लौटा। सभी ने खाना खाया। इसके बाद शहनाज ने जफरुद्दीन के किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया। उसके सोने के बाद रात 3 बजे शहनाज ने नन्हे को बाहर निकाला और घर में रखे प्रेशर कुकर को उठाया। फिर दोनों सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। नन्हे ने प्रेशर कुकर का एक तेज प्रहार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बारी बारी से उस पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक वह मौत की नींद में नहीं सो गया। आवाज़ सुनकर दोनों बेटे जग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया। उसने नन्हे के कपड़ों पर लगा खून साफ किया। फिर सुबह जल्दी नन्हे को घर भेज दिया। पुलिस के पूछने पर शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से हत्या किए जाने की झूठी कहानी गढ़ दी थी, लेकिन मामले की स्क्रिप्ट काफ़ी कमज़ोर थी।
जिससे पुलिस के सामने ठहर न सके और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां का उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि आपको बच के रहना आवश्यक है। इसलिए आप इस तरह की घटनाओं से सीख लेकर के सजग रहें, सचेत रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।